नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के जलवायु के बारे में। और इस जलवायु को हम दो टॉपिक्स के अंतर्गत समझेंगे और ये टॉपिक है विंड एंड रेनफॉल, यानी कि पवने और वर्षा। और दूसरा टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स, ये जलवायु प्रदेश जो उत्तरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों पे विस्तृत हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जलवायु क्या है। रिकॉल करने के लिए बता दें कि कुछ वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मेघाच्छादनता, पवन की दिशा और उसका वेग, इस तरह के शॉर्ट टर्म औसत को मौसम कहते हैं। और एक लंबे समय के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है, जो जनरली 35 वर्ष से लेके 50 साल तक के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली जलवायु 50 साल या उससे अधिक के लिए होता है। यदि इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं का हम डेली बेसिस पे, वीकली या 15 दिन में या एक महीने का औसत निकालें तो यह मौसम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। जब यही औसत 50 साल या उससे और अधिक के लिए होता है तो यह जलवायु होता है। तो उत्तरी अमेरिका की जलवायु बेसिकली इन वायुमंडलीय दशाओं के एक लंबे समय के औसत का प्रस्तुतिकरण है। तो जहाँ तक उत्तरी अमेरिका की बात है, उत्तरी अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार बहुत अधिक है। तो अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में बहुत ही ज़्यादा विविधता है। और यह विविधता और भी बढ़ती है जब हम देखते हैं कि रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत, इन दोनों का विस्तार उत्तर और दक्षिण दिशा में है। और साथ ही साथ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की भी उपस्थिति है। तो इन सब प्राकृतिक कारकों ने उत्तरी अमेरिका के जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। सबसे पहले इस जलवायु के घटकों में समझते हैं कि उत्तर अमेरिका में रेनफॉल का पैटर्न क्या है। तो इस रेनफॉल के पैटर्न को हम इस मानचित्र पे देख सकते हैं। यह मैप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस से लिया गया है और इस मैप पे हम देख सकते हैं ग्रीन कलर शो करता है वर्षा की मात्रा को। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर है यह है 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक की वर्षा। इसके बाद जो ग्रीन शेड है 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की वर्षा। जो थर्ड नंबर का सेट है वो है 50 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा। और उससे भी नीचे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की वर्षा। और जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है वो हल्का सा येलोइश कलर है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को हम मरुस्थल कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है यहाँ प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में, और यहाँ पे कुछ मैक्सिको और जो मिडिल अमेरिका का क्षेत्र है। तो प्रशांत महासागर के क्षेत्रों को छोड़ दें तो उत्तरी अमेरिका में वर्षा का प्रतिरूप सामान्यतया पश्चिम से पूरब की ओर घटता जाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो दक्षिण और का रीजन है यह सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है। इसके साथ ही जो इसके किनारे वाला क्षेत्र है ये दूसरे क्रम पे अधिक वर्षा का क्षेत्र है। और जैसे जैसे अटलांटिक महासागर से दूर जाते हैं उसी तरह से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और फिजियोग्राफी में हमने पढ़ा था ये रॉकी पर्वत का क्षेत्र है। और रॉकी के बाद ये जो बीच का मैदानी भाग है यहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है। और इसका कारण अपलेशियन और रॉकी पर्वतों की अवस्थिति है। जब इस मानचित्र का विश्लेषण करते हैं तो ये क्षेत्र है जो दक्षिण और पूर्वी अमेरिका का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, इसका कारण है कि जो ये मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र जहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बहुलता होती है। और इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यहाँ पे हरिकेन कहा जाता है। और ये चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी और उससे नज़दीकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये डेवलप होते हैं। और डेवलप होने के साथ साथ ये इस तट को हिट करते हैं। ये इन्हीं हरिकेन का ये एक सैटेलाइट इमेजरी है जो नोआ की वेबसाइट से लिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। और इसमें हवाएं सेंटर की तरफ चलती हैं और सेंटर पे पहुँचने से पहले ही ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद कम्यूलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स बनाती हैं। तो ये ऑलरेडी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये साइक्लोन डेवलप करते हैं और ये कोस्ट को हिट करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा मैक्सिको
का तट है, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ये वाला रीजन। और फ्लोरिडा पेनिनसुला के पास में ये साइक्लोन डेवलप हुआ है। और जो अच्छे तरह से डेवलप्ड साइक्लोन है, इनके अंतर्गत हवाओं की गति लगभग 180 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक ही होती है। और जो बहुत ही विनाशकारी चक्रवात होते हैं, उनमें लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। तो ये चक्रवात बहुत ही ज़्यादा वर्षा भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा विनाश भी करते हैं इन राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में। इन राज्यों में वर्षा होने का एक बहुत बड़ा कारण ये हरिकेन होते हैं। और हरिकेन की ही तरह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही विशिष्ट रूप होता है, इसको हम लोग टार्नेडो कहते हैं। तो टार्नेडो में हवा की स्पीड और भी ज़्यादा अधिक होती है, हालांकि इनका डायमीटर हरिकेन की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। और टार्नेडो का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये अमेरिका का मैप है ये, तो जो इसमें टार्नेडो का क्षेत्र है वो लगभग यही क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं टार्नेडो एलेई। और यह टार्नेडो एलेई, ये अगर नदी के रेफरेंस में बात किया जाए तो ये मिसिसिपी घाटी को शो करता है। और इस क्षेत्र में टार्नेडो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1200 टार्नेडो पर ईयर जनरेट होते हैं। और इसमें हवाओं की गति इतनी अधिक होती है कि जो कुछ भी उसमें आता है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हवाएं इसमें कुछ कीपाकार ऐसे चलती हैं, ऊपर उठती हैं। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ के ये बहुत ही घने बादलों का निर्माण करती हैं। तो इनका जो विंड स्पीड है और इनका जो डिस्ट्रक्शन है यानी विनाश है, उसको मेजर करने के लिए एक हम अलग से स्केल यूज करते हैं जिसको फुजीटा स्केल कहा जाता है। तो इसका भी प्रभाव ये जो दक्षिणी राज्य हैं इनमें रहता है। और अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास राज्य इससे विशेष प्रभावित होते हैं टार्नेडो से, क्योंकि यहाँ पे पर्वतों का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है। यहाँ पे रॉकीज पर्वत हैं, इस तरफ अपलेशियन पर्वत है। तो रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बीच पवनों का विस्तार काफी अंदर तक होता है और ये हवाएं काफी अंदर तक जाके वर्षा करती हैं। ये पवनें किस तरह से प्रवाहित होती हैं हम लोग इसी मैप पे देखते हैं फिर से। तो इनमें 3 प्रकार की पवनें हैं। ये है हमारा जनवरी विंड जो पर्पल कलर से है। इसी तरह से जो ब्लू कलर से है वो जुलाई की हवाएं हैं यानी गर्मी की हवाएं हैं। और ये जो रेड कलर में है ये लोकल विंड है जो स्थानीय हवाएं हैं। तो बेसिकली ये जो जुलाई और जनवरी की हवाएं हैं ये प्लैनेटरी विंड है या ग्रही पवनें हैं। और कुछ इसमें मानसून जैसी पवनें हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कुछ उस तरह की जलवायु से प्रभावित है जहाँ पे रिवर्सल ऑफ द विंड की स्थिति देखी जा सकती है कि हवाएं एक दिशा से दूसरी दिशा में 6 महीने प्रवाहित होती हैं, फिर उनका क्रम अगले 6 महीने के लिए उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली हवाओं के बहने का कारण तापमान का अंतर है। और जिस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है तो तापमान सामान्यतया दक्षिण से उत्तर जाने की तरफ कम होता जाता है और धीरे धीरे ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे पोलर एरिया तापमान 0 या 0 से नीचे तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम स्थानीय पवनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पवन चल रही है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लिजार्ड। और यह ब्लिजार्ड सूखे हिम से मिश्रित पवन है जो बहुत ही तेजी से झंझावाती रूप से प्रवाहित होती है और इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और चूंकि रॉकीज पर्वत और अपलेशियन पर्वत इनकी स्थिति इस तरह से है, इसलिए ये पवनें बेरोक-टोक प्रवाहित होती आ जाती हैं मैक्सिको के तट तक। तो मैक्सिको के तट पे इन पवनों का नाम दिया जाता है नार्टे। और मैक्सिको से उत्तर में यहाँ पे लगभग स्थित है टेक्सास प्रांत अमेरिका का। तो टेक्सास में इनको नॉर्दर्न कहा जाता है। नॉर्दर्न और नार्टे दोनों ही ठंडी हवाओं के ही आगे बढ़ने का क्रम है। और जो नार्दर होती है वो चक्रवाती फ्रंट को भी शो करती है। तो इसको कभी कभी ब्लू नार्दर कहा जाता है क्योंकि आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। और ये इमेज बहुत क्लियर तो नहीं सही, लेकिन ये नार्दर का एक इमेज है जिसमें जो आसमान का कलर है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का शो होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हवा है स्क्वामिस। यह स्क्वामिस आर्कटिक का आउटफ्लो है और यह ठंडे के समय चलता है और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है। तो यह बेसिकली जो इस तट पे फियोर्ड्स हैं, जो घाटियाँ हैं, ग्लेशिएटेड वैलीज,
साथ ही साथ जो और भी एस्चुअरीज हैं या तट पे जो निम्नवर्ती घाटियां हैं वहां पे प्रवाहित होती है और उनके तापमान को गिरा देती है। इसी तरह से एक और हवा है यहाँ पे, इसको कहते हैं चिनूक। इस चिनूक को स्नो ईटर कहा जाता है क्योंकि जैसे ये पश्चिम की तरफ से पहाड़ों से ऊपर उठती है और यहाँ पे वर्षा कराती है, इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और फिर ये हवा शुष्क होती है और पहाड़ों से धीरे धीरे ये नीचे उतरती है। तो नीचे उतरने के क्रम में इसका तापमान बढ़ जाता है और यहाँ पे जो बर्फ पड़ी होती है वो बर्फ पिघल जाती है, इसलिए इसको स्नो हीटर कहते हैं। तो ये चिनूक पवन वहाँ पे गेहूं की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसी तरह से तीसरी हवा यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सांता आना। सांता आना ग्रेट बेसिन से लेके माजेव डेजर्ट और कैलिफोर्निया की घाटी तक प्रवाहित होता है। तो यह बेसिकली एक मरुस्थलीय पवन है जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है। शिकागो की स्थिति यहाँ पे है मिशिगन झील के पास में और यह अमेरिका का एक बहुत ही प्रमुख शहर है। तो शिकागो में जो लोकल हवा चलती है वो भी बेसिकली ठंडियों के मौसम में इस हवा को द हॉक कहते हैं। तो ये कुछ स्थानीय पवनें हैं जिनका उत्तरी अमेरिका की जलवायु में रिमार्केबल योगदान है। जब ग्रही पवनों की स्थिति को देखते हैं तो दक्षिणी भाग में ट्रेड विंड का अप एंड डाउन, जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश में पछुआ पवनें ज़्यादा प्रवाहित होती हैं, प्रभावी रहती हैं और इन पछुआ पवनों से तटीय क्षेत्र में बारिश भी होती है जिनका जलवायु पे अलग से प्रभाव दिखता है। और जो मध्य अक्षांशों से ऊपर के जो क्षेत्र हैं, ऊपरी अक्षांश, यहाँ पे जो ध्रुवीय पवनें हैं या आर्कटिक पवनें हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसी तरह से इस पे जो तापमान है, तो इस तापमान को निर्धारित करने में ये अटलांटिक महासागर में चलने वाली धाराएं, जैसे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम चलती है, यहाँ पे कैलिफोर्निया की करंट चलती है, यहाँ उत्तरी पैसिफिक प्रवाह होता है। तो इन जल धाराओं का भी काफ़ी योगदान तटीय क्षेत्र की जलवायु में पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिलाते हैं तो कुछ जलवायु प्रदेश हमको उत्तरी अमेरिका के मानचित्र पे दिखाई देते हैं और वो किस तरह से हैं उनको हम नेक्स्ट मैप पे समझते हैं। तो ये मानचित्र भी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का ही मानचित्र है और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम हमको पता है कि यह एक वार्म वाटर करंट है। वार्म वाटर करंट होने से यह तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं ये कैलिफोर्निया करंट। तो कैलिफोर्निया करंट ठंडी धारा है जो अपवेलिंग की प्रोसेस से उत्पन्न होती है। तो कैलिफोर्निया के कारण वहाँ तट का तापमान नीचे हो जाता है और यही कारण है कि अमेरिका में जो डेजर्ट पाए गए हैं, ग्रेट बेसिन, माजेव, सोनोरन डेजर्ट, ये तीनों चारों जो डेजर्ट थे, इन डेजर्ट की उत्पत्ति में कैलिफोर्निया करंट का हाथ है। इसी के साथ यहाँ से पैसिफिक करंट जा रही है और पैसिफिक करंट के कारण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का तापमान बढ़ जाता है। तो जो सबसे क्लियर रिमार्केबल जलवायु प्रदेश उभर के उत्तरी अमेरिका के मानचित्र पे आते हैं तो हम उनमें उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं। तो ये सबसे उत्तर का जो क्षेत्र है जो डार्क पर्पल कलर से शो किया गया है, यह क्षेत्र है टुंड्रा जलवायु का, जो सबसे लास्ट में कलर है। और टुंड्रा जलवायु की विशेषता होती है कि वर्ष का औसतन तापमान 10 डिग्री से नीचे होता है और अधिकतर महीने जमी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, इस ग्रीनलैंड के क्षेत्र पे ये परमानेंट आइस कवर है और इस आइस कवर के किनारे किनारे चारों तरफ ये टुंड्रा क्लाइमेट पाई जाती है। और साथ ही साथ जो द्वीप हैं कनाडा के, ये बैफिन द्वीप है, ये अंगावा पेनिनसुला है, इधर के जो द्वीप हैं बैंक द्वीप, इन सभी का जो जलवायु है वो टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। टुंड्रा जलवायु में गर्मी का मौसम बहुत ही छोटा होता है और उस समय तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है। और इस जलवायु में खासियत होती है कि इसके नीचे सतह पे परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी लेयर होती है जो ऊपर की लेयर के बाद नीचे जो परमानेंटली फ्रोजन अवस्था में जहाँ की नमी पाई जाती है, और ऊपर की लेयर को सक्रिय सतह या एक्टिव लेयर कहते हैं, जो तापमान बढ़ने पे जिसकी बर्फ पिघल जाती है और तापमान कम होने पे पुनः वो जम जाती है। तो ये लेयर हमारी एक्टिव लेयर है और जिसके नीचे परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। तो ये टुंड्रा क्लाइमेट की एक विशेषता है।
अब यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी काई, लाइकेंस, बहुत ही छोटी और कठोर झाड़ियां पाई जाती हैं। और यही कारण है कि इन सब क्षेत्रों में जो भी जनजातियां रह रही हैं, जैसे एस्किमो वगैरह, उनका जीवन ढंग बहुत ही कठिन होता है। अब टुंड्रा के बाद जो ये पिंक कलर का जलवायु क्षेत्र है, ये दूसरा जलवायु क्षेत्र है। यह जलवायु क्षेत्र है उप आर्कटिक, सब आर्कटिक रीजन है। और इसका विस्तार हम देख सकते हैं कि अलास्का से लेके पश्चिम में, और ये लगभग सेंट लॉरेंस की खाड़ी और न्यू फाउंडलैंड तक ये विस्तृत है। यहाँ पे सर्दियों की रातें बड़ी लंबी होती हैं और बहुत ही ठंडी होती हैं, दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोनिफेरस फॉरेस्ट उगते हैं, और इन कोणधारी वनों की तुलना रूस के टैगा वनों से की जा सकती है। तो इस जलवायु को टैगा जलवायु या बोरियल फॉरेस्ट की क्लाइमेट या बोरियल क्लाइमेट भी कहा जाता है, जहाँ तापमान अपेक्षाकृत टुंड्रा के अधिक होता है। अब इसमें जो तीसरी जलवायु है, इस जलवायु क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ह्यूमिड जलवायु विथ शॉर्ट समर, यानी ये छोटे ग्रीष्म ऋतु का तीसरे क्रम की ये जलवायु की पेटी है। तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जलवायु है, लेकिन इसमें ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। और इसी से मिलता जुलता इसके ही बगल में ये एक और रीजन है, ये भी ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल रीजन है, लेकिन यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो इस जलवायु के क्षेत्र में, ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जलवायु का क्षेत्र है दोनों। तो बेसिकली जो पूर्वी क्षेत्र है इसका, ये क्षेत्र, ये डेयरी उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे कृषि कार्य होता है, जैसे कॉर्न बेल्ट अमेरिका का बहुत ही फेमस बेल्ट है, वो यहीं पे है। और इन पशुओं के लिए यहाँ पे चारे उगाने की व्यवस्था की गई है। इनके और दक्षिण चलते हैं तो ये पहली क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट है ये वाला। और यही वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। और यहीं पे अभी हमने जस्ट देखा था कि साइक्लोन या हरिकेन सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा अच्छी होने के कारण और नदी घाटी होने के कारण बहुत सारे पशुपालन और कृषि की क्रियाएं की जाती हैं। अब यहाँ से पश्चिमी क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये स्टेपी जलवायु का क्षेत्र ये, और स्टेपी बेसिकली अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु होती है, जिसमें गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं और वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियों में बेसिकली यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और कहीं कहीं पे गेहूं की खेती की जाती है, तो बिना सिंचाई के पॉसिबल नहीं है, तो सिंचाई की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। अब अर्धशुष्क जलवायु के साथ यहाँ पे शुष्क जलवायु, ये देख सकते हैं, ये सारे डेजर्ट हैं, और इन डेजर्ट में तापमान बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। मृत घाटी भी इसी का पार्ट है। तो मृत घाटी में मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 57.7 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया था यहाँ पे डेथ वैली में। और डेथ वैली ग्रेट बेसिन का पार्ट है, ये हमने पढ़ रखा है। तो इन क्षेत्रों में बेसिकली जो कृषि के क्रियाकलाप हैं या लोगों के रहने की प्रवृत्तियां हैं, वो ओएसिस या मरुद्यानों वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। अदरवाइज यहाँ जल की उपलब्धता बहुत कम है और वर्षा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम है। अब इनके साथ जब और तटीय क्षेत्रों में चलते हैं तो यहाँ के तट पे ये क्षेत्र, इसको पश्चिमी तटीय क्षेत्र की सागरी जलवायु कहते हैं, या इसी को भी यूरोप तुल्य जलवायु कहा जा सकता है। तो यहाँ पे पछुआ पौने सियरा नेवादा और कास्केड रेंज के सहारे ये ऊपर उठ के पर्वतीय वर्षा करती हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे वर्षा अधिक पाई जाती है। और इसके साउथ में यहाँ पे ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वहाँ वर्षा जाड़े की ऋतु में होती है, गर्मियाँ शुष्क होती हैं और जाड़े की ऋतु ठंडी और नम होती है। तो कैलिफोर्निया की खूबसूरत घाटी इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय क्लाइमेट का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब नेक्स्ट जलवायु प्रदेश उच्च भूमि से शो होता है। तो ये रॉकी और सियरा नेवादा पर्वतों में पाए जाते हैं, जहां तापमान वर्ष भर काफ़ी नीचे रहता है। तो ये इस तरह के जलवायु के डिवीजन पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।